बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। अब बेटा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें गिवन डाटा क्या है कि डिग्री मेजर इन अ सर्कुलर पिज्जा, तो वो 360 डिग्री है कि एक कंप्लीट जो सर्कल है उसके अंदर 360 डिग्रीज होते हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं वो है 3। ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या है कि डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस, कि एक पीस का डिग्री में मेजरमेंट कितनी है। अब जब दूसरी बात करते हैं तो रेडियन मेजर ऑफ ईच पीस, के एक पीस का डिग्री के अंदर कितनी रीडिंग जो है वो आएगी। अब उसके बाद हम लास्ट जो बात कर रहे हैं वो है कि रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग 2 पीसेस, कि जो 2 पीस आपके पास रह गए हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग 2 है, एक तो आपने निकाल लिया, जो रिमेनिंग 2 है इनका डिग्री के अंदर क्या मेजरमेंट होगी, सॉरी रेडियन के अंदर क्या मेजरमेंट होगी। ठीक है जी। तो बेटा इसको जरा स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला हमारे पास क्या है जी, ईच पीस, तो इसको हमने 3 पीस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि जी थर्ड पार्ट ऑफ पिज्जा एंगल जो हमारे पास होगा वो कितना होगा। तो बेटा देखें, चूंकि हम 1/3 पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, क्योंकि ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आप 360 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आपके पास कितना आता है, इसका आंसर आता है 120 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक पीस है आपके पास, पिज्जा का एक पीस, इसका डिग्री के अंदर एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री हमारे पास एंगल आएगा। लेकिन अब यह बात, पहली चीज तो हमने प्रूफ कर ली, ठीक है जी, 120 डिग्री, ये बेटा हमारे पास पार्ट ए का आंसर आया। अब वो कह रहे हैं कि इसका आपने रेडियन के अंदर मेजरमेंट्स भी बतानी है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेडियन, अगर रेडियन के टर्म में बात करें तो बेटा 180 डिग्री आपको पता है कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है जी। तो बेटा यहां से अगर मैं इस चीज की बात करूं कि भाई 1 डिग्री ये किस चीज के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है जी। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई डिवाइड बाय 180। इस रिलेशन से हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली। अब चूंकि 120 डिग्रीज हैं तो अगर मैं यहां पर पुट करूं कि भाई 120 डिग्री का कितना रेडियन बनेगा, तो यहां पर बेटा मैं इसको 120 को अब यहां पर पुट कर लूंगा, तो 120 पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो बेटा ये देखें कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। ठीक है जी। अब अगर इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, 2.09 रेडियन की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये हमारे पास पार्ट बी का रिजल्ट आ गया। पार्ट बी का रिजल्ट हमारे पास कितना है, 2.09 रेडियन। और ये आप देखें कि ये हमने एक पीस के लिए निकाला है। अब अगर हम 2 पीस के लिए बात करें, ठीक है जी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा, कि भाई पिज्जा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास कितना रहा। तो देखिए 120 डिग्री हमने जो है वो रिमूव किया है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो बेटा टोटल कितना था, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा जी 240 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो 2 पार्ट्स हैं इनका एंगल डिग्री के अंदर कितना बन रहा है, 240 डिग्री। लेकिन हमने किस में फाइंड करना है, हमने इसको रेडियन के अंदर फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है जी, पाई रेडियन के बराबर है। तो फिर वही बात है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। हमने कितने का निकालना है, हमने 240 डिग्री का इसके निकालना है। तो ये 240 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 240 को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री के साथ,
और ये रेडियन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये हमारे पास आता है 4 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। तो अगर इसको हम मजीद सॉल्व करें पाई की वैल्यू पुट करके तो ये हमारे पास कितना रिजल्ट आता है बेटा 4.19 रेडियन। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका रिजल्ट है कि जो पिज्जा है हमारा, ठीक है जी, उसके जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे पास, तो इनका रेडियन के अंदर ये एंगल होगा और जो एक सिंगल पीस है उसका डिग्री के अंदर ये रिजल्ट है और रेडियन के अंदर ये रिजल्ट है। ठीक है जी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 अगर आप बुक में देखें तो इसमें आपको एक पेंडुलम की लेंथ गिवन है। अगर आप देखें तो 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ये वैल्यू उसका लीस्ट काउंट है, मतलब ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू गिवन है। और इसी तरह अगर आप देखें तो नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको गिवन है और उसने आपसे पूछा कि आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आपने फाइंड करना है। तो हम यहां पर देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है इसका फार्मूला क्या है। तो अगर फार्मूला हम देखें तो वो हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी। तो अगर आप यहां पर देखें तो L और G यहां पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर भी है। तो यहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखें डिवीजन का रूल क्या था, याद करें जरा, डिवीजन का रूल क्या था कि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आएंगी उनको हमने क्या करना होगा, उनको ऐड करना होगा। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंथ के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। तो बेटा इसका फार्मूला आपको याद है कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें हम लिखते हैं जी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय द वैल्यू। तो अब यहां पर देखें कि लेंथ में हमारे पास कितना लीस्ट काउंट है, 0.01 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 100। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा बेटा 0.7%। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 0.7। अब इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर बात करनी है। तो हम कहते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर बात कर लेते हैं। तो बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि इसके अंदर लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जी 1%। इसका आंसर कितना आएगा 1% आंसर आएगा। अब ये तो बात होगी हमारे पास के लेंथ के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो ये है और जी के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो 1% है। तो फिर हम रिजल्ट में ऐड करने के लिए हम क्या करते थे कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये चूंकि डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वो बेटा किसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो 0.7% प्लस 1%, ठीक है जी। तो टोटल जो हमने रिजल्ट ऐड करना है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.7% जो टोटल रिजल्ट है वो हमने ऐड करना होगा। तो अब बेटा टाइम पीरियड के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो आप देखें टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14, उसके बाद अंडर रूट। अब बेटा लेंथ हमारे पास कितनी है, तो लेंथ हमारे पास है 1.5 जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाय जी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 9.8, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू होगी। लेकिन अब जो कि अंडर रूट के अंदर है तो प्लस माइनस और हमारे पास कितना है जी 1.7%, मतलब ये वैल्यू हमने क्या करनी है, इसको हमने यहां पर प्लस माइनस में ये वाली पूरी वैल्यू को ऐड कर देना है।
ऑलरेडी हम इन दोनों को ऐड कर चुके हैं, तो इनका सम रिजल्ट हमने यहां पर जो है वो लिख लिया है। अब बेटा इसको अगर मजीद हम सॉल्व करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6.28, ठीक है, अंडर रूट, और इन दोनों को 1.5 को अगर आप 9.8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 की वैल्यू आ जाएगी, 0.15। लेकिन अब इसके साथ प्लस माइनस 1.7% की वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे। अब जरा यहां पर देखेंगे जो स्क्वायर रूट है हमारे पास, ठीक है जी, तो बेटा स्क्वायर रूट को जरा आप देखें कि 6.28 ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये बेसिकली 0.15 रेज़ टू द पावर 1/2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिएगा बेटा प्लस माइनस जब हम करेंगे तो 1.7 के ऊपर पावर कितनी आ रही है, यहां पर पावर आ रही है 1/2, तो यहां पर फिर पावर रूल अप्लाई होगा, और पावर रूल अप्लाई होगा तो फिर हमारे पास कितने ही कि 1.7% को हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ। अब यहां पर जो पावर रूल है वो भी यहां पर ऐड होगा, ठीक है। देखिए 1.7 तो अंडर रूट के अंदर है ना, और अंडर रूट की पावर क्या होगी 1/2, तो पावर से हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब बेटा जरा देखें नेक्स्ट, जब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, ठीक है। अच्छा बेटा अब इसकी वैल्यू देखें तो यहां पर हमारे पास 6.28 और इसके अगर पावर लेंगे तो 0.39 की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। और अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 1.7 को अगर हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास जाएगा प्लस माइनस 0.8%, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये हमारे पास 2.4 आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4 सेकंड, ये टाइम पीरियड आया, और प्लस माइनस हमारे पास कितना आ रहा है 0.8% इसमें जो है वो प्लस माइनस, मतलब ये अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके अंदर आ रही है। लेकिन हमने इसको वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, कि 2.4 का 0.8% हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है बेटा वो हमारे पास क्या आता है कि t इज इक्वल टू 2.4 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है 2.4 और इसमें प्लस माइनस 0.02 सेकेंड जो है वो रिजल्ट आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इस न्यूमेरिकल में आपको एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है और रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आपको गिवन है 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर के हिसाब से, ठीक है। और इसी की विड्थ आपको गिवन है 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर, और वो कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ है, मल्टीप्लाई आपने करना है, तो यहां पर प्रोडक्ट का जो रूल है वो यहां पर अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं कि इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं बेटा उनको हमने ऐड करना होता है। फाइनल रिजल्ट जब हम एरिया का लिखेंगे तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों को निकाल के उनको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो इसकी वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आती है 1.3%, ठीक है जी। इसको इस तरह से सोल्यूशन से कर लेंगे कि हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह अगर विड्थ के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखें कि जब इसमें आप लीस्ट काउंट डिवाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5%। अब इसका मतलब ये है कि लेंथ के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो 1.3 है और विड्थ के अंदर जो अनसर्टेनिटी आई वो 5% है। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कि जी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कि हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई, तो इन दोनों को ऐड करें तो बेटा वो है 6.3%, ये हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, ठीक है जी। अब बेटा हम यहां पर बात करते हैं एरिया, कि एरिया हमने फाइंड करना था ना, तो एरिया में क्या होगा जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसमें फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर लेंगे। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी 1.50 मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास कितनी है 0.20,
ठीक है जी। और इस रिजल्ट के साथ मैं लिख लेता हूं कि प्लस माइनस 6.3%, क्योंकि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को टोटल रिजल्ट के अंदर ऐड करना होगा। अब बेटा जब यहां से मैं एरिया फाइंड करता हूं तो एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है 0.30 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस 6.3% ये हमारा रिजल्ट है। अब ये 6.3 तो परसेंटेज के अंदर है, अगर इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर फाइंड आउट करूं तो आप देखें कि फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 0.30 प्लस माइनस 0.02, और यहां इसके साथ हम मीटर का स्क्वायर लगा लेंगे। तो ये बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा एरिया का, और इसके अंदर अनसर्टेनिटीज को भी हमने ऐड कर दिया है। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल यहां पर एंड हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, आपने इनका सोल्यूशन निकालना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसका आंसर लिखना है। तो बेटा ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज गिवन है, तो इस सब में आप देखें कि आपने देखना है कि भाई पॉइंट के बाद क्योंकि ये आप सबको प्लस कर रहे हैं इन वैल्यूज को, ठीक है, तो प्लस और माइनस के लिए रूल अलग है, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए रूल अलग है। इन दोनों की बात करते हैं, लेकिन पहले प्लस की बात कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर किस में है, ठीक है जी, पॉइंट के बाद। तो यहां पर हम देखें इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 है। तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद 1 एक डिजिट तक हमने आंसर लिखना होगा। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो बेटा हमारा रिजल्ट ये आता है, लेकिन अब चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाना है तो हमारा इतना रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब 8 के आगे 1 है, तो चूंकि प्रीवियस अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो यहां पर रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो हमारे पास कितना बनेगा, 582.8 हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये हमारा रिजल्ट कहां तक आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज ऐड करेंगे, तो अब यहां पर भी एडिशन का ही रूल लगेगा। तो आप देखें तो यहां पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, जबकि यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। तो आप देखें 120 पॉइंट के बाद 94, 2 डिजिट्स तक जाना है। अब 4 के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से लेस है, तो इसको राउंड ऑफ हम ऐसे लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके एक प्लस इसमें नहीं करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा बेटा, 120.94, ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपने देखा कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें जी बेटा, यहां पर है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं तो यहां पर भी वही रूल हमारे पास अप्लाई होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो बेटा पॉइंट के बाद 2 है, यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इस रिजल्ट में भी हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स का तक ही हमने आंसर को लेके जाना है। तो आप देखें कि 10 रेज़ टू द पावर की वैल्यू तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो 2 के बाद हमने 2 पॉइंट्स तक जाना है। लेकिन अगर आप देखें तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो प्रीवियस वैल्यू में हम एक जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो इसलिए इस प्रीवियस वैल्यू में हम एक को जो है वो ऐड कर देंगे, तब इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा रिजल्ट जो है इस केस में बन जाएगा, ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी पार्ट, इसमें आपने पूरी वैल्यूज देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और इसमें डिवीजन भी है। तो आपने पहले इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट इनका ये आया। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यूज किस में है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 हैं, तो हम इसका रिजल्ट जो है वो 2 वैल्यूज तक लिखेंगे, और इसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0.13। तो ये हमारा एक्यूरेट जो रिजल्ट है, मतलब इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अब अगली वैल्यू में आप देखें तो बेटा यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई में आपने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, जबकि इसमें 1 है, ठीक है जी। आपका रिजल्ट ये आ रहा है 1520.91। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहूं तो बेटा मैं इसको राउंड ऑफ करके इस तरह लिख सकता हूं कि
520 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूं। लेकिन चूंकि अब मुझे 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो फिर आप देखें कि इस रिजल्ट को मैं 1 वैल्यू को राउंड ऑफ करूंगा तो इसके आगे 5 आ रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। तो अब जरा आप इस वैल्यू पर गौर करें तो इसमें आपको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, क्योंकि 10 और रेज टू द पावर की जो वैल्यू है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसमें एक आपको सिग्निफिकेंट आंसर मिल रहा है, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे तो बेटा नेक्स्ट में एडिशन है, तो फिर वही बात कि पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर कितने हैं। इसमें देखिए पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है हमें पॉइंट के बाद तक जाने नहीं है, पॉइंट से पहले ही देखना है। तो अब इसका टोटल रिजल्ट ये बन रहा है, तो हमें यहां तक रिजल्ट को कंपाइल करना है। लेकिन जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आप 1 के आगे देखें 5 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। जब एक ऐड हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, रिजल्ट बनेगा 1032, ये हमारा फाइनल रिजल्ट इसका बनेगा। ठीक है जी, तो पॉइंट के बाद चूंकि इसमें एक ऐसा भी है कि जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर यहां तक हम इस रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही है। उसने आपको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों की रेशो गिवन दी हुई है और कह रहा है कि इसकी आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है जी, इस तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी आपको रेशो गिवन है और कह रहा है कि इसके आंसर को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। ठीक है जी, तो बेटा यहां पर चूंकि डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन में हमने ये देखना है कि हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने होंगे। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा जब इस वाले वैल्यू में हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 तक आंसर जा रहा है, देखिए 1 2 3 है, लेकिन यहां पर तो काफी सारे हैं, हम 3 तक आंसर को लेके जाएंगे। तो अब यहां पर आप देखें तो बेटा 3 तक जब आंसर जाएगा तो 1.83 पे आंसर आके रुकेगा, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर वैल्यू जो है वो तो सिग्निफिकेंट में नहीं आती। अब यहां पर 3 है, तो बेटा प्रीवियस वैल्यू में हम कोई ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये 5 से लेस है, तो इसमें वैल्यूज में ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1.83 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 तक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास एक आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एक रेशो है। अच्छा, इसका यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम ये एक रेशो है, तो इसका यूनिट हमारे पास कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, चार्ज टू मास। अब ये चार्ज है और ये मास है, लेकिन अगर इसमें हम देखें तो 1.6, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 2। तो यहां पर हमें 2 तक मूव करना पड़ेगा, और यहां पर 7 से आगे 5 है और 5 से आगे 6 है, तो इस 5 को हम जब इसमें मतलब ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा हमारा, 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये हमारा रिजल्ट जो है इसका आ जाएगा। इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आप इसके इन तमाम चीज़ों को आप नोट कर लें। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स की तरफ। इसमें आप देखें आपको 2 फार्मूलाज गिवन है, इज इक्वल टू एच एफ और एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है इस फार्मूले में से, और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है इस फार्मूले से। ठीक है जी, तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इज इक्वल टू एच एफ। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर बनेगा, ई डिवाइड बाई एफ के बराबर। अब यहां पर एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी मौजूद है। तो आए जी इन दोनों डायमेंशन को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो बेटा ई की डायमेंशन पहले हम लिखते हैं, वो किसके बराबर है, एम एल स्क्वेयर टी रेज़ टू द पावर -2 डिवाइड बाय यहां पर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो कि t-1 के बराबर है। ठीक है जी, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें एम एल स्क्वेयर टी रेज़ टू द पावर -2 और ये -1 ऊपर आके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एम एल स्क्वेयर टी रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, टी रेज़ टू द पावर -1, तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब इसी तरह आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ।
तो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूले को अगर हम जरा सॉल्व करें तो जी के लिए फॉर्मूला एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 का फॉर्मूला बनेगा, और ये सारी हमारे पास डायमेंशन लिखी हुई है जो हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें मास की, तो मास में क्या आएगा mlt-2, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद बेटा d, तो वो तो लेंथ है, लेकिन आप देखें तो d के ऊपर स्केयर भी है, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास 2m है, ठीक है, मैसेज हैं, तो m और इसके साथ दूसरी डायमेंशन क्या आ जाएगी, वो भी m की ही डायमेंशन आ जाएगी। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेटा आप देखें कि यहां पर m ऊपर हमारे पास क्या होगा +1, जबकि नीचे से 2 ऊपर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की पावर यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो 1 + 2, ठीक है। इसी तरह अगर हम t की बात करते हैं तो बेटा t की पावर सिर्फ हमारे पास -2 आएगी, ठीक है जी। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या बनती है। तो बेटा आप देखें तो m⁻⁴ यहां पर आ जाएगा जी -1, ठीक है, l⁻³ और t⁻⁻², तो ये हमारे पास किस चीज की डायमेंशन बन जाएगी, ये बेटा ग्रेविटेशनल। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास नंबर 7, इसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन दी है, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, और कहा यह जा रहा है कि जी इनको आपने डायमेंशनली करेक्ट जो है प्रूफ करना है। तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो एनर्जी है, ठीक है जी। और एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर होती है, वो हमारे पास है ml² t⁻⁻²। इसका मतलब ये है कि अब राइट हैंड साइड पर भी यही डायमेंशन आनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो हम लिखते हैं कि जी राइट हैंड साइड। अब बेटा राइट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास क्या चीजें हैं, हाफ 1/2 mv²। तो बेटा हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, हाफ जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे पहले हम देखते हैं मैस, तो मैस की डायमेंशन में क्या आ जाएगा जी m, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आती है l⁻⁻1, लेकिन v का स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, और l की पावर 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा जो, तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह t⁻⁻ हमारे पास -2 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल हैं। सो इस इक्वेशन हमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब आते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, इधर भी है पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन तो सेम होगी, तो वो हमारे पास क्या है जी ml² t⁻⁻², ये हमारे पास की डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, कि राइट हैंड साइड पर भी अगर डायमेंशन यही आती है तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट होगी। तो वो अगर आप गौर करें तो वो किसके बराबर है, mgh के बराबर है। तो बेटा मास की डायमेंशन क्या होगी, m, ठीक है, और उसके बाद g क्या चीज है, g हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास l⁻⁻2, और उसके बाद हाइट, तो हाइट की डायमेंशन जो कि डिस्टेंस के हवाले से है तो वो लेंथ हो जाएगी। अब इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बेटा ये भी हमारे पास यही डायमेंशन बनेगी। देखिए m, ठीक है जी, l1 और एक 1 ये है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, और t⁻⁻², तो इसका मतलब है कि इसमें भी डायमेंशन दोनों साइड पर जो है वो इक्वल हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, और इस तरह आपके इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एंड हो गए हैं। आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू।